और अब खबर विस्तार से। इंटाली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को गुरुवार देर शाम पुलिस ने सभा स्थल तक जाने से रोक दिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने रोके गए स्थान पर ही इंटाली से बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल के लिए सभा की। शेखावत ने कहा कि इंटाली विधानसभा में हमें चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए गुंडों और कानून के रखवालों ने हाथ मिलाया है, लेकिन बंगाल की जनता हमारे साथ है। हम नहीं रुकेंगे जब तक हम सोनार बांग्ला को एक वास्तविकता नहीं बनाते, तब तक हम नहीं रुकेंगे। तस्वीरें भी उस वक्त की आपके सामने हैं। पश्चिम बंगाल के इंटाली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सभा करने गए थे, जहां पर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। इसका जिक्र उन्होंने ट्विटर पे भी किया है और तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। सोनार बांग्ला को एक वास्तविकता जो है उसको वास्तविक रूप देकर रहेंगे। तमाम जो कोशिशें हैं रोकने की वो नाकाम होंगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं उस वक्त की है जब पश्चिम बंगाल के इंटाली में सभा करने गए थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, लेकिन उस दौरान उन्हें रोका गया। लेकिन वो उसी जगह पर जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके लिए उन्होंने वहीं से सभा की और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा, आरोप भी लगाया कि उन्हें रोका गया है गुंडों के जरिए, पुलिस की मिलीभगत से। प्रियंका टिब्रेवाल के लिए वो सभा करने गए थे, जहां पर उनके साथ ये वारदात हुई है। चलिए रुक करते अगली खबर का। 8 चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण भी खत्म हो गया है। गुरुवार को हुई वोटिंग के साथ ही अब तक असम के करीब 2/3 सीटों पर मतदान हो चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल का 60 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें नंदीग्राम भी है, जहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर घमासान हुआ। अंजाम से पहले अंदाज देखिए। 30 seat already election is over. Today is also 30 seats. So all to I am showing you. Be perfect. हार गया। ये दोनों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के सबसे हॉट सीट के उम्मीदवार हैं, जो चुनाव के दौरान अपने अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाते दिखे। मतदान में हो रही परेशानी की शिकायत पर दीदी खुद मतदान केंद्र पर पहुंच गईं, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने भी अपने समर्थकों के बीच पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई की। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर आरोप लगाया, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर वोटिंग में बाधा डालने का आरोप लगाया। So many provocation and they are beating the people, they are murdering the people and they are looting the vote. I think this will create another bad history. ड्रामा पूरा दिन सुबह 7 बजे से शुभेंदु है मार्केट में, ममता नहीं है, इसलिए ड्रामा और मीडिया पब्लिसिटी, इसके लिए फिरका परिस्थिति का जो रास्ता उन्होंने चुना। रीपोल की एक तरफ वोटिंग हो रही थी तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के बीच संग्राम चल रहा था। देखिए इन तस्वीरों को। कहीं टीएमसी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए, तो कहीं बीजेपी के समर्थक धरना देते नजर आए। इस बीच दीदी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, तो पीएम मोदी ने उन पर पलटवार किया। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फेयर एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम पुलिस का टाइम में देखा, हम आयोग भी बहुत सारे था जो इलेक्शन ऐसा खराब इलेक्शन। ईवीएम को गाली वो पहले ही दे चुकी है, चुनाव आयोग को कटघरे में वो पहले ही खड़ा कर चुकी है। दीदी, ओ दीदी, आपका व्यवहार, आपके शब्द, आपकी बौखलाहट बंगाल के लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण में भी
पश्चिम बंगाल में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई और ममता बनर्जी इस चरण के चुनाव के दौरान नंदीग्राम में ही नजर आईं, जबकि पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार करते नजर आए। दीदी ने नंदीग्राम से जीत का दावा किया तो शुभेंदु अधिकारी ने दीदी पर तंज कसा। শুনুন, আমি নন্দীগ্রাম নিয়ে চিন্তিত নই, আমি চিন্তিত গণতন্ত্র নিয়ে। নন্দীগ্রামে আমি জিতবো মামাটি মানুষের আশীর্বাদে। আপনারা দেখলেন যেখানে সকাল থেকে বন্দুক নিয়ে বসে আছে, কাউকে ভোট দিতে দেয়নি, প্রত্যেকটা মানুষ আমাকে উইশ করছে। ड्रामा पूरा दिन सुबह 7 बजे से शुभेंदु है मार्केट में, ममता नहीं है, इसलिए ड्रामा और मीडिया पब्लिसिटी, इसके लिए फिरका परिस्थिति का जो रास्ता उन्होंने चुना। बंगाल में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 200 के भी पार जाएगा। पीएम मोदी यही नहीं रुके, बल्कि हार का खतरा बताकर किसी दूसरे सीट से नामांकन करने के बारे में दीदी से सवाल भी पूछे। कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी, पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया, अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। दिन ब दिन चरण दर चरण पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। दोनों तरफ से जुबानी तीर चल रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल से सटे असम में भी दूसरे चरण की वोटिंग हुई, वहां भी 74% से अधिक वोट पड़े। असम में बीजेपी पर सरकार बनाने का दबाव है। ठीक यही दबाव पश्चिम बंगाल में दीदी पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। सियासत में खुद को हर पल रखिए संभाल के, नहीं तो वैसी ही फजीयत होगी जो अभी बदरुद्दीन अजमल की हो रही है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर पीएम मोदी ने हमला किया और अजमल पर असम की अस्मिता पर प्रहार करने का आरोप लगाया। गमछा फेंक बुरे फंसे अजमल। अजमल का वीडियो हो रहा वायरल। वोटिंग से पहले क्या किया अजमल? अस्मिता पर वार, पीएम का प्रहार। असम को प्यार करने वाला हर व्यक्ति इन तस्वीरों को देखकर बहुत आहत है। न समझी सियासत, न मौके की नजाकत। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं उसकी अहमियत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पीएम मोदी ने इस पर पलटवार किया है। एक वीडियो में पूरे असम ने देखा है कि कैसे असम की पहचान, असम की बहनों के श्रम के प्रतीक, यहां की एक पहचान गमोसा का सरेआम अपमान किया गया। अब इस वीडियो के बारे में समझ लीजिए। तस्वीरों में जिस गमछे को बदरुद्दीन अजमल फेंकते नजर आ रहे हैं उसे असम की भाषा में गमोसा कहते हैं और इसे असम की पहचान से जोड़कर देखा जाता है। अब ऐसे मौके को सियासत में भला कौन छोड़ता है, वो भी ठीक मतदान से पहले। तो कांग्रेस और उसके महाजूट को यहां के लोगों ने फिर रेड कार्ड दिखा दिया गया है। एक तरफ पीएम मोदी एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के वीडियो को मुद्दा बना रहे हैं, एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वोट देने के बाद बदरुद्दीन अपने गठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट फेज में तो हम लोगों ने कह दिया है कि 30 से 32 सीटें हमारी आ रही है। सेकंड फेज में ये हमारा एरिया ही है, तो इसलिए बीजेपी का इसमें आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमारे लोग ही आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और थर्ड फेज में भी हम लोग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सरकार हमारे महागठबंधन की बनेगी। पहले चरण की वोटिंग ने असम ने डबल इंजन की सरकार की भव्य विजय पर
मोहर लगा दी है। बुधवार को ही राहुल गांधी असम के गुवाहाटी पहुंचे, जहां उन्होंने कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए। प्रियंका और राहुल गांधी लगातार हाथ जोड़कर असम के मतदाताओं से कांग्रेस को जिताने के लिए कह रहे हैं। सीएए पर विरोध, मजबूत विपक्षी गठबंधन, चाय बागानों में मजदूरों की नाराजगी को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन बदरुद्दीन का ये वीडियो राहुल और प्रियंका गांधी की उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बात सीएम अशोक गहलोत की करते हैं, जो असम के दौरे पर हैं और असम की सत्ता में कांग्रेस की वापसी होगी। इस दौरान उन्होंने कहा है, असम को नई सरकार की जरूरत है। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए सीएम ने प्रचार किया। अब राजनीति में कई बार उतार चढ़ाव आ जाते हैं, और जिस प्रकार से हमारे अपने लोग थे मंत्री, वो अलग हो गए, जनता समझ नहीं पाई, तो सरकार हमारी नहीं बनी पिछली बार। इस बार विश्वास है कि वापस जनता का विश्वास कांग्रेस साथ जुड़ेगा। मैं जानती, शासन करना जानती है, सेवा करना जानती है, सबको साथ लेकर चलना जानती है। और अब बात कांग्रेस में अवैध नियुक्तियों की करते हैं। कांग्रेस पार्टी में नियुक्तियों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। पार्टी में जिला और ब्लॉक स्तर पर फर्जी नियुक्तियों का दौर जारी है। पार्टी को इस बारे में कई जगह से शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन ये नियुक्तियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जिला और ब्लॉक कार्यकारिणियां भंग हैं, लेकिन अपने आप को असली कार्यकारिणी बताकर नियुक्तियां हो रही हैं। और आइए हम आपको बताते हैं अवैध नियुक्तियों का ये दौर कैसे और क्यों चल रहा है। दरअसल प्रदेश में सियासी संकट के बाद कांग्रेस ने प्रदेश में अपनी सभी जिला और ब्लॉक कार्यकारिणियों को भंग कर दिया था, लेकिन इन संगठनों के ऊंचे पदों पर बैठे नेता अभी भी अपने आप को प्रमुख मान रहे हैं और इलाके में अपनी चलती दिखाने के लिए फर्जी नियुक्ति किए जा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। यहां हम आपको बताते हैं कि पार्टी में नियुक्तियों को लेकर प्रक्रिया निर्धारित है। यदि जिला स्तर पर भी नियुक्तियां की जाती हैं तो प्रदेश स्तर से उसका अनुमोदन करवाना होता है, लेकिन अभी कई जिला और ब्लॉक्स में निवर्तमान पदाधिकारी अपने लेटर हेड पर ही नियुक्तियां जारी कर रहे हैं, जो अवैध हैं और संगठन उन्हें मान्यता नहीं देता है। 4 अग्रिम संगठनों के अतिरिक्त प्रदेश कार्यकारिणी है, वही अभी जो है कि पदाधिकारी है, बाकी सब निवर्तमान पदाधिकारी है। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही जल्द, शायद उपचुनाव के तुरंत बाद में जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां हो जाएगी और फिर जो है पूरी कार्यकारिणियां डीसीसी की बनेगी और ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक की कार्यकारिणियां का गठन भी जल्दी कर लिया। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों का कहना है कि निवर्तमान कार्यकारिणी से पार्टी द्वारा वर्तमान में काम तो लिया जा रहा है, लेकिन पार्टी के मूल संगठन और अग्रिम संगठनों के अलावा अभी कोई भी नियुक्तियां वैध नहीं है। जानकारी में नहीं है, हमारी आया भी नहीं संज्ञान में, और फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये नियमानुसार नहीं है, क्योंकि अभी ब्लॉक और जिला जो है वो सभी कार्यकारिणियां और जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष भंग है। और इस अवस्था के अंदर जो पार्टी के कार्यक्रम है वो निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष या और जिला अध्यक्ष की कार्यकारिणी के माध्यम से हो रहे हैं और सिर्फ कार्यक्रम करने के लिए अधिकृत है और किसी भी प्रकार की नियुक्ति के लिए अधिकृत नहीं है। और प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के रण में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। चुनाव जीतने की रणनीति के तहत पार्टी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं की पूरी फौज मैदान में उतारेगी। रिपोर्ट देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर बहुत-बहुत आप लोगों की ओर से स्वागत करना चाहता हूं। उपचुनाव के लिए रणबांकुरे तैयार, हर सीट पर 100 प्रचारक, फतेह के लिए फुल फॉर्मूला, हर सीट पर हाथ की रणनीति, सुपर 30-100 की फौज, कांग्रेस की मजबूत किलेबंदी। प्रदेश की 3 सीटों सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में प्रचार के लिए कांग्रेस के रणबांकुरे तैयार हैं। कमर कसकर, जोश और खरोश के साथ प्रदेश कांग्रेस ने तीनों सीटों पर 100 नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर ली है, जिसमें विधायक, प्रदेश पदाधिकारी और संगठन के नेता शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस की तैयार की गई यही सूची उपचुनाव वाले जिलों के प्रभारी मंत्रियों को सौंपी जाएगी।
और उसके बाद प्रभारी मंत्री नेताओं कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय कर उन्हें प्रचार के लिए भेजेंगे। वोट के लिए डोर टू डोर भी जाएंगे। तीनों उपचुनाव में जिन नेताओं की काम करने की वहां उपयोगिता हो सकती है, वो भी करीब 100 से भी ज्यादा नाम हर एक विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। दरअसल हाल ही में प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से प्रचार के लिए उनकी इच्छा के मुताबिक विधानसभा क्षेत्र चुनने के लिए कहा था, जिसके बाद नेता और कार्यकर्ताओं ने अपनी इच्छा के मुताबिक अपना नाम और विधानसभा क्षेत्र लिखकर मुख्यालय को सौंप दिया, जिसके आधार पर सूची तैयार कर ली गई। गौरतलब है कि पार्टी ने बुधवार रात 30 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई नामवरों के नाम शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की असम यात्रा के बाद इन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी उपचुनाव फतेह के लिए कांग्रेस का फुल फॉर्मूला तैयार है, लेकिन फॉर्मूले से कितना फायदा होगा इसके लिए 2 मई का इंतजार करना होगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इस बार फर्जी मतदान की आशंका कम रहेगी, तो मतदान प्रतिशत आने में भी देरी नहीं होगी। निर्वाचन आयोग इसके लिए खास ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। उपचुनाव में पहली बार बूथ ऐप निष्पक्ष चुनाव का हथियार। विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजस्थान में पहली बार चुनाव आयोग ने बूथ ऐप के इस्तेमाल का फैसला लिया है। निर्वाचन आयोग के सर्वर से जुड़ा ये ऐप एन्क्रिप्टेड तरीके से आंकड़ा देने में सक्षम है। ये लिंक और आयु आधारित मतदान की जानकारी देता है। इस बार मतदाता पर्ची पर फोटो और क्यूआर कोड की जगह मतदाता का सीरियल नंबर होगा। जैसे ही मतदाता के सीरियल नंबर उसमें अपलोड होगा तो मतदाता का डेटा निर्वाचन आयोग के सर्वर पर चला जाएगा। इस ऐप के इस्तेमाल से मतदान प्रतिशत की तुरंत जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इससे चुनाव प्रक्रिया को न केवल गति मिलेगी बल्कि सही जानकारी दर्ज हो पाएगी। बूथ ऐप मतदान के दोहराव का पता लगाने में सक्षम होगा। इस ऐप का प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल साल 2019 के चुनाव के दौरान किया गया था। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इस बार पोलिंग बूथ की संख्या ज्यादा रखी गई है। एक बूथ पर 1000 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। सुजानगढ़ में इस बार 418 बूथ बनाए गए हैं। राजसमंद सीट पर भी बूथ की संख्या बढ़ाकर 340 की गई है। सहाड़ा सीट पर बूथ की संख्या 387 होगी। प्रेम मीणा, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। और अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। जोधपुर में एक सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त परिजन घर से बाहर गए हुए थे। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। पत्नी के मायके जाने से नाराज होकर शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का शक जताते हुए थाने में केस दर्ज कराया है। अजमेर जिले की सावर थाना पुलिस ने विवाहिता की मौत की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने विवाहिता के प्रेमी लक्ष्मण सिंह को भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या का कारण अवैध प्रेम संबंध है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 24 घंटे में सोने की 3 तस्करी के मामलों का खुलासा किया है। एक ही दिन में अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह के तस्करी के 1 किलो सोने को कस्टम विभाग ने पकड़ा है। कोटा में वकीलों और सुरक्षा गार्डों के बीच जमकर मारपीट हुई। मुकदमों की तारीख लेने गए सुरक्षा गार्डों से वकीलों ने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
झुंझुनू में हीरवा रोड पर बामनवास के पास कैंपर सवार बदमाशों ने निजी बस पर हमला कर दिया। उन्होंने लोहे के रॉड और लाठियों से बस के शीशे तोड़ दिए। ये बस चिड़ावा से घरडाना के लिए रवाना हुई थी, जिसमें 40 से ज्यादा सवारियां थी। अलवर के हरसौरा में सिद्धपीठ बाबा गरीबनाथ मंदिर में लगातार 4 बार चोरी होने से मेघवाल समाज में रोष है। मंदिर में चोरी से आक्रोशित श्रद्धालुओं और मेघवाल विकास समिति ने मुंडावर तहसीलदार और हरसौरा थाना पुलिस को ज्ञापन सौंपा है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने बीछीवाड़ा थाना क्षेत्र में तलैया पलीसोड़ा मार्ग पर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। टीम ने नाकेबंदी कर बाइक सवार कल्पेश नाम के आरोपी को 6 कार्टन शराब के साथ गिरफ्तार किया है। अजमेर की अलवर गेट थाना पुलिस ने रावतों की पोल किरानीपुरा से 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से जुए में दांव पर लगाई गई